जाएंगे कि वहाँ पर इनर्ट की बात की जा रही है। क्लियर है? तो गैस फीड में हमारा एक ए होगा और एक बी होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक हमारा इनर्ट होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु इसमें क्या होगा हमने और कौन सा बिंदु पे ध्यान देना है? सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा गैस एब्जॉर्प्शन के लिए। बिना इसके एब्जॉर्प्शन परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सॉल्वेंट होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो इस एब्जॉर्प्शन में जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो ये हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगा, तभी ये गैस फीड में उपस्थित सॉल्यूट को अपने अंदर घोल पाएगा, सॉल्युबल कर पाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में होगा और यहाँ पर इसको संबोधित किया जाएगा सी से। ए को सॉल्यूट, बी को इनर्ट और सी को सॉल्वेंट के तौर पे संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तीसरा बिंदु जो होगा यहाँ पर वो होगा हमारा पैकिंग टावर। अभी पैकिंग टावर की बात नहीं कर रही हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉलम। एब्जॉर्प्शन कॉलम, ठीक है, मतलब कि यहाँ मतलब जब आप एब्जॉर्प्शन करवाओगे जिसमें गैस फीड को सॉल्वेंट के थ्रू इंटीमेट कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो वो कहाँ करवाया जाएगा? एब्जॉर्प्शन कॉलम में। एक पात्र है एब्जॉर्प्शन कॉलम जिसको हम एब्जॉर्वर भी बोलते हैं। एब्जॉर्वर, जैसे कूल करने वाले इक्विपमेंट को कूलर बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही एब्जॉर्ब करने वाले इक्विपमेंट को एब्जॉर्वर बोला जाता है। ठीक, तो ये एब्जॉर्बर में ये ऑपरेशन करवाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी मैं जब एब्जॉर्प्शन आपको समझाऊंगी तो उसमें बताया जाएगा कि इसमें किन किन बिंदुओं के बारे में आपको बताया जाएगा। तो एब्जॉर्बर की कुछ विशेषताएं जैसे पैकिंग्स हो गई हैं और भी उसके इक्विपमेंट्स हो गए हैं, तो उनको यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो फिलहाल हमने अभी क्या चीज़ें समझ ली? गैस फीड, सॉल्वेंट और एब्जॉर्बर, इन तीन के बारे में हमने समझ लिया। अब हम इसका एक छोटा सा कहना चाहिए इसका जो डायग्राम होगा इंडस्ट्री में, जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्बर की बात अभी हम फिलहाल कर रहे हैं कि एब्जॉर्बर जो हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर एक फीड होगी, लिक्विड फीड होगी और एक गैस फीड होगी और एक लिक्विड सॉल्वेंट होगा और वो आपस में इंटीमेट कांटेक्ट में आके सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करके निकल जाएगा। लेकिन कैसे अरेंजमेंट होती है इसकी इंडस्ट्री में, तो उसको आप समझ लेंगे। एब्जॉर्बर के बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। तो एक वर्टिकल कॉलम रहेगा, ठीक है, चूँकि यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास, लिक्विड सॉल्वेंट है और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? गैसियस फीड है। तो गैसियस फीड को ऑलवेज बॉटम से ही भेजा जाता है चैम्बर के अंदर। ये हमारे पास हॉलो चैम्बर है, ठीक है, यहाँ से गैस फीड को हमने चैम्बर के अंदर भेजना है। और जो सॉल्वेंट है, लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट है, इसको ऑलवेज टॉप से ही भेजा जाएगा। रीज़न आपको मालूम ही है क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है गैसेस की तुलना में और ग्रेविटी के कारण ये सीधे नीचे की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, इसको नीचे की तरफ भेजना होगा। और जो गैस फीड होती है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, गैस जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, लिक्विड को यहाँ पर चैम्बर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब जैसे फव्वारे के तौर पे या फिर नोजल्स के थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जिस प्लेट पर इस लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको आप जब टॉप से देखोगे तो ये आपको इस तरीके से गोल गोल दिखेगा और इसमें होल्स बने होंगे इस तरीके के। ठीक है, ये होल्स होंगे यहाँ पर, जिसमें नीचे की तरफ ये नोजल्स लगी हुई हैं और फव्वारे के तौर पे ये नीचे की तरफ पानी की स्प्रेइंग की जा रही है, लिक्विड सॉल्वेंट की स्प्रेइंग की जा रही है। ठीक है, तो इस प्लेट को बोला जाता है लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर। लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे भी एक गैसियस डिस्ट्रीब्यूटर की प्लेट लगी हुई है, तो ये हो जाती है गैस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये आने वाली गैस फीड को ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ऊपर से जो लिक्विड आ रही है उसको नीचे की तरफ ये डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अच्छा, और जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो कंपोनेंट आपको मिलेगा उसको हम यहाँ बॉटम से प्राप्त कर लेते हैं। जो इनर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्यूट होगा और एक इनर्ट होगा हमारा, तो जो इनर्ट होगा वो टॉप से यहाँ से फ्री अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, और ये सॉल्वेंट है। ठीक, अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि देखो यहाँ से जो गैस होगी वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जो लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है।
तो समस्या ये है कि अगर हम इनके बीच में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं तो ये सीधे सीधे चले जाएंगे, ठीक है। लिक्विड सीधे सीधे नीचे की तरफ चला जाएगा और जो गैस होगी वो सीधे सीधे ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऑपरेशन जो है उसकी टाइमिंग पूरी ना मिल पाने के कारण हो सकता है कि ऑपरेशन सफिशिएंटली परफॉर्म्ड ना हो पाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इनके बीच में अवरोध उत्पन्न करेंगे। नॉर्मल होता ही ऑपरेशन कराने के लिए इन दोनों को टाइमिंग यहाँ पर इंटीमेट कॉन्टैक्ट में टाइमिंग यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम इनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर पैकिंग्स की व्यवस्था करते हैं। मतलब इन दोनों के रास्ते में ऐसा अवरोध भर देते हैं रास्ते इनके यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये जो दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों ही जो फेज हैं वो इस चैम्बर के अंदर कुछ समय तक रुके रहें, जिसके लिए हम यहाँ पर पैकिंग्स को भर देते हैं, ठीक है। ये जो पैकिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है एब्जॉर्प्शन कॉलम में। अगर ये पैकिंग ना हो तो जो हमारी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो घट जाएगी, बिकॉज दोनों ही फेजेस आपस में कॉन्टैक्टिंग ना कर पाएंगे और कॉन्टैक्टिंग टाइमिंग इनको प्रॉपर ना मिल पाने के कारण हमारी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो घट जाएगी और एफिशिएंसी इस प्रकार से डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी अगर डैमेज हुई तो इकोनॉमी, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली डैमेज हो जाएगी, बिकॉज इकोनॉमी इज़ अ फंक्शन ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अच्छी है तो इकोनॉमी अच्छी है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों का कॉन्टैक्टिंग कराने के लिए हमने यहाँ पर पैकिंग्स को भर दिया। तो अब हमारा जो चर्चा का विषय होगा वो पैकिंग होगी। हम पैकिंग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसको हम पूरा कर लें, उसके बाद हम पैकिंग को शुरू करेंगे। अब क्या होगा कि ये जो पैकिंग हमने यहाँ भरी हुई, थोड़ा सा समझ लें कि ये जो पैकिंग्स होती हैं रिंग्स होती हैं, छोटी छोटी कई तरीके की रिंग्स भी होती हैं, सैडल्स भी होती हैं, ठीक है, कोन्स भी होते हैं और छोटे छोटे क्यूब्स भी होते हैं। तो मतलब कई तरीके की इनकी विशेष आकृति होती है, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं, mm साइज़ में भी होते हैं, सेंटीमीटर साइज़ में भी होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होंगे ये। इनको यहाँ पर भरा जाता है। तो एक लेक्चर आपका पैकिंग पे चलेगा, इनकी अरेंजमेंट पैटर्न क्या है, इनकी साइज़ क्या है, इनके टाइप क्या है, कैसे होते हैं और कितने तरीके की होती हैं, तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको पूरा कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो यहाँ पर पैकिंग जो भरी है, अब आप, हाँ, ये मैं आपको बता रही थी। अब देखो क्या होगा कि इसके रास्ते में हमने अवरोध उत्पन्न कर दिया, यानी कि अब जो गैस थी वो सीधे सीधे ना जाके इस पैकिंग्स के बीच से होती हुई रास्ता बनाती हुई ऊपर की तरफ निकलेगी, और वही काम ये लिक्विड भी करेगा। लिक्विड भी जो ऊपर से आ रहा है वो सीधे सीधे नीचे ड्रॉप अप ना होके अपना रास्ता बनाते बनाते इनमें जो पैकिंग्स हमने भर रखी थी इसके अंदर, उनमें के बीचों बीच, क्योंकि उनके बीच में वाइड स्पेसेस होते हैं, ठीक है, खाली जगह होती हैं उनके बीच में, तो उन खाली जगहों से, उन वाइड स्पेसेस से होते हुए ये जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ आएगा और हम इसको बॉटम में कलेक्ट कर लेंगे। अब एक चीज़ और है कि ये जो ऑपरेशन हमें देखने में बहुत सीधा सीधा लग रहा है, इसमें कुछ समस्याएं भी जनरेट हो जाती हैं, और वो जो मेन समस्याएं हैं वो समस्याएं होती हैं, चलो मैं समस्याओं का नाम लिखती हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि इनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है चैनलिंग की, जो कि पैकिंग टावर्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। चैनलिंग क्या है, इसको छोटे स्तर पर भी आप समझ लीजिए, अभी आगे भी इसको बताना होगा जब इसके बारे में बताया जाएगा। चैनलिंग में क्या होगा कि जो अभी आप देख रहे थे, गैस जो है ऊपर की तरफ जा रही है या लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा कि इनको अपना रास्ता खुद देखना होता है। जब यहाँ से लिक्विड इस पैकिंग्स के भंडार के ऊपर गिरेगा, ये बहुत सारा बंडल है पूरा, ये समझ लो पैकिंग बंडल है, इसके ऊपर जब ये गिरेगा लिक्विड, तो इसको नीचे निकलने के लिए, लुढ़कने के लिए इसको रास्ता चाहिए। कभी कभी क्या देखा जाता है कि जो लिक्विड होगा ये एक आसान सा रास्ता क्रिएट कर लेता है खुद ब खुद, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लिक्विड है वो लुढ़क कर इसके किनारों पे चला जाता है, लुढ़क कर इसके किनारों पर चला जाएगा, और या फिर एक जैसा पैटर्न, जैसे मान लो एक स्ट्रीम जो है लिक्विड की वो इधर इस वाले रास्ते से होकर गुजरी है, तो हर बार जो नई स्ट्रीम आएगी वो इसी रास्ते को फॉलो अप करेगी, इसी रास्ते से होकर बार बार गुजरेगी, ठीक है। तो ये समस्या कहलाती है चैनलिंग। देख रहे हो आप, यहाँ से मान लो इसने किनारे का रास्ता जो पकड़ लिया, तो किनारे से किनारे होते हुए, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह तो होगी, किनारे किनारे से होती हुई निकल के बॉटम पे आ जाएगी। ऐसे ये वाला लिक्विड भी है, ये भी किनारे किनारे का रास्ता पकड़ के यहाँ से होता हुआ सीधे बॉटम पे आ जाएगा। ऐसे ही बीच वाले में भी होगा, बीच का रास्ता इन्होंने एक चैनलिंग बना ली। चैनलिंग का मतलब होता है हिंदी में नाली, एक नाली सा बना लेते हैं, और बहुत आराम से ये जो लिक्विड महाशय हैं ये आराम से नीचे उतरते चले आते हैं, ठीक है।
तो हमारा प्रॉब्लम हो गया, हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो क्या हो गई कि हमें तो इनकी कॉन्टेक्टिंग करवानी थी गैस के साथ, लेकिन ये जो इधर कॉर्नर इन्होंने पकड़ रखा है, कॉर्नर के सारे नीचे उतर रहे हैं, इनका जो अंदर जो मतलब इनका जो कॉन्टैक्टिंग होना था गैस के साथ वो ना हो पाया, और ये मुक्त अवस्था में या फ्री होकर ही बिना ऑपरेशन किए, बिना एब्जॉर्प्शन किए नीचे आ गए। एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ेगा इससे। ठीक है, तो इस समस्या को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर एक युक्ति लगानी होती है। हमें बीच में ही यहाँ पर एक रीडिस्ट्रीब्यूटर लगा देना होता है। मतलब जिस तरीके से हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर लगाया है उसी तरीके से हम यहाँ पर एक रीडिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं। मतलब जो पानी ऊपर से आ रहा था इसको दोबारा से यहाँ पे कलेक्ट करके नोजल्स के थ्रू यहाँ से भेजा जाएगा। इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटर, पुनः डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब अब इसको रुकना पड़ेगा टावर के अंदर। तो ये था हमारा लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर। इसी तरीके से एक हमारा हो गया है रीडिस्ट्रीब्यूटर। अब दूसरी समस्या यहाँ पर आ जाती है प्रेशर ड्रॉप की। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये प्रेशर ड्रॉप। एक दूसरी समस्या यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप की आती है। प्रेशर ड्रॉप के बाद जो अगली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हमारी क्रिएट हो जाती है इसकी हीट इफेक्ट को लेकर। रीज़न हम जानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है हमारा, ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है ये एक एक्सोथर्मिक ऑपरेशन होता है। एब्जॉर्प्शन इज़ अ एक्सोथर्मिक ऑपरेशन। ये आपके क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, कंपटीशन क्वेश्चन में भी पूछा जाता है एब्जॉर्प्शन किस नेचर का होता है। तो आप बता सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है, मतलब जब सॉल्वेंट सॉल्यूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, सॉल्यूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन होने की वजह से यहाँ पर एक्सोथर्मिक नेचर क्रिएट हो जाता है। एक्सोथर्मिक तो आप लोगों को पता ही है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हीट रिलीज होने लगती है, मतलब ये गर्म होने लगता है। ठीक है, तब हमें क्या करना होता है कि जो एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया होती है थोड़ी एक्सोथर्मिक नेचर होने के कारण यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट एक फिनोमेना, जो हीट ट्रीटमेंट होती है ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर रखना होता है इसका ये लो रखना होता है। सॉल्वेंट का हमें टेम्परेचर हमेशा लो रखना होता है, ठंडा तापमान रखना होता है। और वैसे भी सीधी सी बात है, सॉल्वेंट को जो सॉल्यूट है उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना चाहते हैं। डिज़ोल्व ही तो हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर घुल रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है। अगर ये पहले से ही गर्म है, ठीक है, तो ये जब ये गर्म होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो घट जाएगी। बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होने लगती है। इस तरीके से मैं लिख दे रही हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ता है सिस्टम का तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे आप कि जो हमारा सॉल्वेंट है इसका तापमान हमको कम रखना है। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है इसकी डिमांड होती है कूलिंग प्रोविज़न की, और नॉर्मली इसको कैरीड आउट किया जाता है एट अ लो टेम्परेचर। जो हमारा ऑपरेशन है इसको नॉर्मली कैरीड आउट किया जाता है लो तापमान पर, लो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये तीसरी समस्या यहाँ पर हीट इफेक्ट की आ गई थी। और इसके बाद से अब आप अगला जो टॉपिक हमारा होगा, अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो एब्जॉर्प्शन कॉलम में हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है। तो व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सॉल्वेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉलम था, एक बना लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉलम। यहाँ से जो फीड आ रही है गैस फीड है, और जो टॉप है, टॉप से हमारा लिक्विड सॉल्वेंट आ रहा है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सॉल्वेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन। इस एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन में जो आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो एक एक बिंदु करके हम इसको समझेंगे। पहला पॉइंट होगा यहाँ पर गैस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इस गैस सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको समझना होगा। सीधा सा है, कई बार अभी पीछे भी डिस्कस हो चुका है। क्या है कि ये जो सॉल्वेंट है उसका
सॉरी गैस सॉल्युबिलिटी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, चलो मैं ओनली सॉल्युबिलिटी लिख दे रही हूँ, ठीक है। गैस तो हमारी फीड है, इसके अंदर तो सॉल्यूट भी है और इनर्ट भी है, ठीक, ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी का केस कि जो सॉल्वेंट है इसकी जो एफिनिटी है, ठीक है, वो केवल सॉल्यूट के प्रति होनी चाहिए। इसकी जो सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट को सॉल्युबल करने की एफिनिटी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्युबल करने की इसकी एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब सॉल्यूट को ये अपने अंदर सॉल्वेंट करना चाहिए, और साथ साथ सॉल्वेंट इनर्ट के प्रति उदासीन होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो सॉल्यूट को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो यहाँ पर जो जाएगा वो सॉल्यूट होगा और इनर्ट होगा, हमारा काम है सॉल्यूट को इनर्ट से मुक्त करवाना। तो ये मुक्त कौन करवा रहा है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट केवल सॉल्यूट को ही अवशोषित करने वाला होना चाहिए, सॉल्वेंट इनर्ट को अपने अंदर अवशोषित ना करे। क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पर